आज जब हम अशोका को याद करते हैं या हम अशोका की लाट बनाने के लिए शिलान्यास किए हैं, बहुत सारी जगहों पर अभी हमारे इंजीनियर साहब, ऋषि साहब आर्थिक सहयोग करते हैं कि शिला हमारा ये जो अशोक स्तंभ है ये लगे। इसका क्या उद्देश्य है, इसके पीछे क्या सोच, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम खाली ये अशोक का लाट बनवा देते हैं, अशोक का लाट बनाने से समस्या का समाधान नहीं, अशोका को खाली याद कर लेने से समस्या का समाधान नहीं। अशोका की लाट हम बनवा क्यों रहे हैं, ये आपके बैठना बहुत जरूरी है, आपके दिल और दिमाग। मैं छोटी सी बात आप कहूँगा, शायद ये बात आपको समझ में आए। और जो हमारे अशोक क्लब के साथी अशोक का लाट बनवाने पे जोर देते हैं, उनकी मंशा को आपको समझने की जरूरत है, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। अगर हमारी ये 2 बीघे जमीन है, हमारी 2 बीघे जमीन है और किसी ने जबरदस्ती हमारे बाप को मार के हमसे छीन लिया था और हमारी जानकारी में नहीं है, तब तक हम कोई संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जानकारी में आ जाए कि ये 2 बीघे जमीन हमारी है और हमारे बाप को मार के इसने छीन लिया है, तो हमारी अंतरात्मा जरूर कहेगी कि इस जमीन को हमें लेना, इस जमीन पे हमें पुनः कब्जा करना है। ऐसा होगा या नहीं होगा? जब तक आपको जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जानकारी है तो आप ये जरूर कोशिश करेंगे। जरूर आप नहीं ले पाएंगे तो आपकी अंतरात्मा पूरे देगी आपको कि ये मेरी जमीन है, मेरे बाप को मार के इन्होंने छीना है। तो अशोक की लाट लगाने का उद्देश्य को समझो, इस पीड़ा को समझो। हमारी अशोक का लाट लगाना उद्देश्य नहीं है, अशोक के लाट के पीछे लगाने का उद्देश्य छिपा हुआ है कि आप जानो कि इस देश में आपका राज था, आप इस देश के शासक थे और आप सोचो कि आपको पूरा इस शासन लेना है, इस गलती में पूरे बैठना। अशोक का लाट लगा देना और उसको भूल जाना ये कोई मतलब नहीं। अशोक को याद करना, अगर हम सच्चे दिल से याद करते हैं और याद करके घर चले जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। अशोक को याद करने का मतलब तो यही है, अपने इतिहास को याद करने का मतलब तो यही है कि आप याद करें, उससे कुछ सीखें और सीख करके उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। लेकिन मैं बड़ी पीड़ा के साथ एक बात कहता हूँ कि हम लोग जयंतियां मनाते हैं, अशोका की मनाते हैं, चंद्रगुप्त की मनाते हैं, भगवान बुद्ध को याद करते हैं और हम विषय वस्तु रखते हैं। मैं एक दिन चुनाव के मौके पर अभी अमेठी से निकल रहा था 3 मई को, तो मुझे रास्ते में रोका कि अशोका की जयंती है या चंद्रगुप्त की जयंती, ऐसे कुछ रोका, मुझे रोक लिया कि आप आ जाइए। तो मैं रास्ते में निकल ही रहा था तो मैं रुक गया। मैं गया, ऐसे ही पेड़ों की छाया थी और जब बोलने का नंबर आया तो मैंने कहा मुझे जाना है, तो कहा आप बोलिए, लेकिन विषय बिंदु पर ध्यान रखिएगा। जो विषय बिंदु है उस पर ध्यान रखिएगा। ये सामाजिक मंच है, राजनीतिक मंच नहीं है। समाज के उत्थान की बात करते हैं, समाज के विकास की बात करते हैं, समाज हमारा कैसे आगे बढ़े उसकी बात करते हैं। जयंती अशोका की मनाते हैं और राजपाट की बात नहीं करेंगे। कैसा आपका विचार है, कैसे आप सही रास्ते पर हैं? आप कभी ये मंथन नहीं करते हैं कि हमारा रास्ता कैसे सही हो सकता है? हम जो शिक्षा देते हैं, कैसी शिक्षा देते हैं लोग? हम अशोका की जयंती मनाते हैं, चंद्रगुप्त का गर्व करते हैं, अशोका पर गर्व करते हैं। इसलिए गर्व करते हैं कि वो सम्राट था, इसलिए गर्व नहीं करते कि भट्टा तरोई भेजता। अगर भट्टा तरोई भेजता होता तो अशोका की जयंती आप कभी नहीं मनाए होते। वो चक्रवर्ती सम्राट था, इसलिए उसको आप याद करते हो। राजपाट पे था, राजनीति पे था, अब आप कहते हो समाज की बात करेंगे, राजनीति की बात। आप कैसे समाज को जागरूक करोगे, कैसे समझाओगे? कहां समाज जागरूक होगा, कैसे आगे बढ़ेगा?
एक चपरासी से लेके एक चीफ सेक्रेटरी तक, एक लेखपाल से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक, एक जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक, एक प्राइमरी के मास्टर से लेके डिग्री कॉलेज का विश्वविद्यालय का प्रोफेसर तक उसी राजा के अधीन काम करता है जिसकी तुम चर्चा नहीं करना चाहते, जिस पर चर्चा नहीं करना चाहते, जिस पर रोकते हो, जिस पर नौजवान को जाने नहीं देना चाहते हो, जिस पर नौजवान से चर्चा नहीं करना चाहते। जब हम सही रास्ता नहीं बताएंगे तो कौन सही रास्ता बताएगा? हमारी जिम्मेदारी है कि अपने समाज को हम मुक्ति का दरवाजा बताएं। उसको मुक्ति कहां से मिलेगी? उसके लिए स्वर्ग कहां है? अगर बुद्धिजीवी नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? और जब आप ही नहीं बताते हैं, हमारी बात को या आपकी बात को लोग इसलिए सुनते हैं, जब मंच लगा करके जो नीचे आदमी बैठा होता है वो इसलिए सुनता है कि उसके मन में ये होता है कि ये बताने वाला शायद उनसे ज्यादा जानता है, ये जो कह रहा होगा वो सही कह रहा होगा, तो वो सुनता है। लेकिन जब हमें ही नहीं मालूम है सही, हम ही अब तक नहीं पहुंचते, तो वो बेचारा कैसे अब तक पहुंचेगा जिसको कुछ नहीं मालूम। इसलिए बोलने के पहले हम समझे कि हमारा उद्धार कहाँ होगा, हमें मुक्ति का दरवाजा कहाँ है, हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारे समाज का उद्धार कैसे होगा। जब तक हम नहीं जानेंगे ये बात, तो हम अपने लोगों को बताएंगे, उसको मुक्ति के दरवाजे पर ले कैसे जाएंगे? उसे बेचारे को तो पता है मुक्ति का दरवाजा कौन है। जयंती तो हम राजा की मनाते हैं और राजपाट पर जाने की बात नहीं होती। कौन कंट्रोल करता है? राजा यहाँ बैठा है और सारी शक्तियां उसके नीचे काम करती है। राजा से ऊपर कोई है नहीं। बुद्ध धर्म इसलिए नहीं फल फूल पा रहा है इस देश में क्योंकि बुद्ध के समर्थन का राजा नहीं है, राजपाट में लोग नहीं। हिंदू धर्म इसलिए फैल रहा है कि उसके समर्थक लोग राजपाट में है, राजा। जिस विचार को मानने वाले लोग राजपाट पे होते हैं, सत्ता पे होते हैं, वो विचार उस देश में बड़े पैमाने पर फलता और फूलता है। जिस विचार को मानने वाले लोग सत्ता शासन और सत्ता में नहीं होते, वो विचार बहुत तेजी से फलता और फूलता है। इसलिए आप लोग संविधान की चर्चा कर रहे हैं, अशोक की चर्चा कर रहे हैं, आप अपने राष्ट्रीय प्रतीक की चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश के जो भारतीय करेंसी है, भारतीय नोट है, बहुत बड़ी अशोक का लाट उसमें बनता था। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई 13 दिनों के लिए, तो पहली बार अगर उन्होंने पहला निर्णय कोई किया तो अशोक की लाट को नोट से 20 से हटा के किनारे में कर हटाना, तो वो पूरा चाहता था नोट से अशोक की लाट को। लेकिन इतने दिनों से देश का वो राष्ट्रीय चिन्ह है, तो पूरी तरह नहीं हटा पाए, उसको हटा करके किनारे में कर दिया और महात्मा गांधी का फोटो। इसलिए वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ किसी का, आप इसको मत समझिएगा, वो गांधी के समर्थक नहीं है। लेकिन वो जानते थे कांग्रेस विरोध नहीं करेगी, कांग्रेस बड़ी पार्टी, अगर महात्मा गांधी की फोटो लगा देंगे तो कांग्रेस विरोध नहीं करेगी, और जो हमें अशोक की लाट को हटाना है उसमें सफल हो जाए। और यही हुआ, कोई चर्चा तक नहीं कर पाया। अशोक का लाट को कब हटा, किसने हटाया, और कौन वहां पर स्थापित करेगा, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की चर्चा करते हैं तो हम कैसे उसे स्थापित रह पाएंगे, कैसे उसे बरकरार रख पाएंगे? भारतीय संविधान कैसे लागू रहेगा इस देश में, कौन लागू करने वाले लोग, वहां की हम चर्चा नहीं करेंगे। भारतीय संविधान रहेगा या नहीं रहेगा इस देश में, लागू रहेगा या नहीं रहेगा, उसका फैसला तो जिन लोगों को चुन करके भेजेंगे आप विधानसभा और लोकसभा में, वो फैसला करेंगे। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग करेंगे।
क्यों चर्चा करते हैं जब वहां की चर्चा ही नहीं करनी? क्या बचा पाओगे संविधान को जब वहां की चर्चा ही नहीं करनी? जहां से संविधान को बचना है, क्यों राष्ट्रीय प्रतीक की चर्चा करना, वहां की चर्चा नहीं करना जहां से राष्ट्रीय प्रतीक को बचना है? क्यों अशोक के विचारों की चर्चा करना जब वहां की चर्चा नहीं करना जहां से अशोक के विचार को लागू होना? जब वहां की चर्चा ही नहीं करनी है तो इनकी चर्चा करने का क्या मतलब? ये एक हम जाने अनजाने में एक धोखा देते हैं, अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं, गर्व करते हैं कि हमने शायद कोई अच्छी बात कही, लेकिन अधूरी बात है वो पूरी बात नहीं। अगर कहना है तो पूरी बात कहिए। हमारा संविधान तब बचेगा, हमारा संविधान में जो लिखे अधिकार है हमें तब मिलेंगे जब हमारे लोग विधानसभा और लोकसभा में, ये लागू करने का अधिकार यहाँ किसी को नहीं है। ये लागू करने का अधिकार संविधान को उन्हीं लोगों को है जिनको वोट देकर के चुनाव जिता करके दिल्ली में आप भेजते हो, लखनऊ में आप भेजते हो। ये राष्ट्रीय चिन्हों को सम्मान देने का काम, बचाने का काम, ये उन्हीं लोगों का है जिनको वोट देकर के चुनाव में जिता करके दिल्ली और लखनऊ भेजते हो आप लोग। अशोक के सपनों का देश बनाने का काम ये उन्हीं लोगों का है जिनको वोट दे करके दिल्ली में चुनाव जिता करके आप लोग भेजते हैं, और उसकी चर्चा नहीं करते हैं। वो ऐसा ही निकल जाता है और उसके बाद फिर हम अशोक पर गर्व करते हैं। अशोक पर गर्व का मतलब तो यह है कि जहां अशोक था वहां पहुंचने की कोशिश करो, और वहां तक पहुंच सकते हैं। तलवारें और बंदूकें चलाने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग जागरूक हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, जो इस देश का गरीब और मजलूम लोग हैं, अगर हम उनको जागरूक करें और इकट्ठा हो जाएं, तो जहां अशोका है वहां हम पहुंच सकते हैं। पहले अशोका की जगह तक जाने के लिए तलवारें बंदूकें चलानी पड़ती, अब अशोका की जगह तक जाने के लिए तलवारें बंदूकों की जरूरत नहीं है, वोट की जरूरत है। अगर हम उसका सही प्रयोग करें तो अशोका की जगह तक पहुंच सकते हैं, और जब अशोका की जगह तक पहुंच सकते हैं, राजपाट पर पहुंच जाते हैं, तो संविधान बन जाता है और आपका राष्ट्रीय प्रतीक बन जाता है, और भगवान बुद्ध की विचारधारा भी देश में फैल जाती है। और अगर इसके अलावा कोई और रास्ता है तो आप बताओ, मैं उस रास्ते को मानूं। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं राजनीतिक आदमी हूं, इसलिए मैं ये बात नहीं कहता। मैं राजनीति में तो बहुत मजबूरी में आया। मैं शुद्ध रूप से सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता रहा, और आज भी मैं सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं राजनीति की बात इसलिए नहीं कहता कि मैं राजनीति में रहा हूँ, मैं राजनीति के लिए इसलिए कहता हूँ कि और कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, और कभी नहीं था। मैं अगर ये जानता कि किसी मंदिर में बैठकर या और कहीं बैठकर ये कह दिया जाता तथास्तु और जनता का कल्याण हो जाता, तो मैं वो रास्ता बताता। मैं इस पर भी सोचता हूं कि कुछ मंदिर बनवाए जाए, कुछ और पूजा अर्चना के घर बनाए जाए, गिरजाघर बनाए जाए, बौद्ध मठ बनाए जाए। मैं सभी के लिए कामन बात कहता हूं। अगर उनसे जनता का हित हो सकता तो मैं उस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा कि उनसे कहीं जनता का हित। मैं जो निष्कर्ष में पहुंचा हूं, जो मैं समझ पाया कि अगर जनता के लिए, भलाई के लिए कोई काम करना है तो वो राजपाट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं पूरे चुनाव भर बोला, अभी आप लोगों के सामने भी कहता हूं कि इस प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। अगर वो जानते कि गोरखनाथ मंदिर से जनता का कल्याण हो जाता, स्कूल बन जाता, सड़कें बन जाती, अस्पताल बन जाते, बच्चों को नौकरी मिल जाती, तो वहीं मंदिर से बैठे बैठे वो इतने दिनों में क्यों नहीं किया? वो जानते थे वहां से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को चुना। वो जानते थे पावर कहां है, ताकत कहां है।
हम एक तरफ से नकल करके भागते हैं तो दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। हमारे नेचर है सांप्रदायिक होना। हम एक समुदाय से छूट करके दूसरे संप्रदाय की तरफ जाते हैं। सही गलत क्या है ये नहीं सोचते, इसलिए सही गलत में फैसला करना बहुत जरूरी है। सांप्रदायिक होना बहुत जरूरी नहीं, ये बहुत जरूरी नहीं है कि हम हिंदू थे तो मुसलमान हो गए या क्रिश्चियन हो गए या बौद्धिस्ट हो गए। उसके पहले ये सोचना जरूरी है कि आपका हित कहां है, आपके बच्चों का हित कहां है। प्रिंसिपल साहब ने एक बहुत गंभीर बात कही, उन्होंने प्रोफेसर साहब ने एक बहुत गंभीर बात कही। समय कम होने के चक्कर में वो थोड़ी सी कह करके बंद कर दी कि हमारे बीच में एक राष्ट्रवाद की बात आती। राष्ट्र कोई नक्शे में खींची हुई जगह नहीं, राष्ट्र हमको और आपको मिला के बनता है। हमको और आपको अलग करके राष्ट्र का निर्माण नहीं है, राष्ट्र का वजूद नहीं है। हमको आपको मिला करके राष्ट्र का वजूद है। और हम गरीब रहे, हम बेरोजगार रहे, हमारे किसान परेशान रहे, हमारी बहनें परेशान रहे, वो देश कभी, वो राष्ट्र कभी संपन्न नहीं हो सकता। राष्ट्र को अगर संपन्न करना है तो सबसे पहले आपको संपन्न होना होगा, आपके परिवार को संपन्न होना होगा, हमारी बहन बेटियों को ठीक होना होगा, हमारे किसान को संपन्न होना। खुद बुद्धिजीवी लोगों ने हमको और राष्ट्र को अलग अलग कर दिया। इसलिए अगर आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं, सच्चे देशभक्त हैं, तो सबसे पहले अगर आप देश की उन्नति चाहते हैं, राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने बच्चों को अपने उन्नति के बारे में सोचना होगा, किसान की उन्नति के बारे में सोचना होगा, अपनी बहन बेटियों की उन्नति के बारे में सोचना होगा। जब हम सब उन्नति करेंगे तब कुल मिला के देश उन्नति के रास्ते पे जाएगा, देश तरक्की के रास्ते पर जाएगा। इसलिए साथियों, बहुत सारी बातें हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कहते कहते ऐसा ना हो जाए कि हमारे आयोजक साथी सोच लें कि कहीं विषय वस्तु चेंज हो गया, लेकिन मैं विषय वस्तु चेंज नहीं करता। जो आपके विषय वस्तु है, मैं विषय वस्तु की गंभीरता को आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब आप गांव में छोटी छोटी मीटिंगें करें, आप लोगों की ये जागरूकता है कि हमारी बहन बेटियां इतनी बड़ी संख्या में आ जाती हैं। नहीं तो हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, कुछ आदमी हजारों में हो जाता है, लेकिन हमारी बहनें बड़ी मुश्किल में 2 4 10 पहुंचती हैं। आप लोग बहुत जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। थोड़ी सी कुछ लाइनों को उसमें जोड़ी, पूरी बात लोगों तक पहुंचाइए। आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप एक बार कह करके आप 2 बार 4 बार 10 बार जाएं। सब लोग, आप लोग कामकाजी आदमी हैं, तो जब भी टाइम मिले तो पूरी बात लोगों के बीच में रखिए, पूरी बात समझाने की कोशिश करिए कि उसको मुक्ति का दरवाजा कहाँ है। किसान को खाद सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी, इसका फैसला कौन करता है? कौन करता है इसका फैसला? पीछे वाले बताइए, कौन करता है? जिसको वोट देकर के चुनाव में जिताते हो वो करता है। कर्जा लेते हो, नहीं दे पाते हो तो कौन माफ करता है? सरकार करती है, और सरकार संविधान के तहत करती है। अगर दरोगा थाने में पकड़ता है, मुकदमा दर्ज करता है, मुकदमे का फैसला जज करता है, तो रामायण और गीता और कुरान और बाइबिल पर नहीं करता है, जो संविधान में लिखा है उसके आधार पर फैसला होता है। आप रामायण पढ़ते चले जाएंगे, दरोगा को कानून दिखाएंगे तो वो रामायण का कानून दरोगा नहीं मानेगा, या कुरान का कानून दरोगा नहीं मानेगा, या बाइबिल का कानून दरोगा नहीं मानेगा। जो संविधान में लिखा होगा तो वो कानून दरोगा मानेगा। ये देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सबके अपने धर्म की किताबें हैं। हिंदुओं का गीता है, रामायण है, मुसलमान भाइयों की बाइबिल है, तो मुसलमान भाइयों का कुरान है, ईसाइयों की बाइबिल है, बौद्धिस्टों का हमारा धर्म पर है। सबका अपना अपना धर्म है, लेकिन ये देश इन धर्मों की किताबों से नहीं चलता। अगर ये देश चलता है तो भारतीय संविधान से चलता है। वो भारतीय संविधान के तहत जो आपको अधिकार दिए गए उनसे चलता है। और अगर इस संविधान को बचाना है तो इस संविधान की चर्चा करने से हम संविधान को नहीं बचा पाए।
अगर संविधान को बचाना है तो चुनाव में जीत करके दिल्ली में कब्जा करना पड़ेगा, तब ये संविधान बचेगा, नहीं तो संविधान बचने वाला नहीं। अभी 7-8 महीना पहले, 10 महीना पहले दिल्ली के जंतर मंतर में कुछ लोगों ने भारतीय संविधान को जलाया और उन्होंने कहा भारतीय संविधान मुर्दाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद। उन्होंने कहा कि हम इस संविधान को नहीं मानते, जिस संविधान के बल पर इस देश की सरकार बनती, जिस संविधान के तहत हमारी बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार है, जिस संविधान के तहत हमें बोलने का अधिकार है, जिस संविधान के तहत हमारा जैसा आदमी भी चुनाव जीत करके मंत्री बन सकता है, जिस संविधान के तहत इंजीनियर का पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बनते, उस संविधान को वो लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं। और अगर वो संविधान नहीं है तो हमारा वजूद नहीं है। और अगर उस संविधान को बचाना है तो वो तो वहीं से बचेगा, दिल्ली से जिसको चुनाव जिता कर भेजते हैं वही उसको लागू करेंगे, वही उसको बचाएंगे। आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा कितने लोग हो तुम लोग? 800 लोग हैं। अभी तक 7% रिजर्वेशन का कोटा पूरा है। 91 में 27% पिछली जातियों को रिजर्वेशन हुआ था, 91 में 27% लागू हुआ तो 27%, अभी तक 6% हुआ है, 7%। 800 लोग हैं कुल सभी जातियों को मिला के, यादव, मौर्य, पाल, प्रजापति, ये सब मिला करके, निषाद, बिंद मिला करके लगभग 800 लोग। तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 10-10 लोग जाओ हर जिले में और ये कहो कि हमारा रिजर्वेशन खत्म किया है बीजेपी की सरकार ने, लोगों से बताओ तो साहब हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ परेशान होंगे। तो ये जो हमारे पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये सब की बात सही, लेकिन मैं कुछ लोगों की बात कहता हूँ। मैंने उनसे कहा, मैं थोड़ा कड़ू बोलता हूँ, जैसे मैं आपको कहा, मैंने कहा कि भाई हमारे जैसे बेवकूफ लोग मंडल कमीशन में, रिजर्वेशन में हम न सही, हमारे जैसे लोगों ने लाठियां खाई, जान दी, तब तुम नौकरियों में आए, तुम्हें पढ़ने लिखने का, फूले जैसे लोगों ने संघर्ष किया तो पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, कुछ लोगों ने संघर्ष किया तो रिजर्वेशन मिला। अब तुम सरकारी नौकरियों में जा करके अपने बच्चों को कहते हो कि राजनीति में मत जाना, ये नौकरबंदी का काम है। अपने बच्चों को एसी में रखना चाहते हो, खुद एसी में रखना चाहते हो, और धूप में, हम सड़कों में गए, और जब लेने का मौका आ जाए तो तुम ले लो, तो चुप। तुम 800 में एक भी नहीं आया उत्तर प्रदेश कि कम से कम उसके हक अधिकार छीने तो अपने लोगों से कहे। 364 लोग आईएएस में सिलेक्शन हो गया उनका, सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ उनका, और क्रीमी लेयर के नाम पर उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया, नियुक्ति नहीं की गई उनको। उनसे पूछे किसने नियुक्ति नहीं दी? सरकार ने नहीं। और उनसे पूछे सरकार बनते कैसे है, तो बहुत जानते सब हैं, लेकिन वो जान जाते हैं कि कुछ हमारे ऊपर जिम्मेदारी आने वाली, तो कहते हैं साहब सरकार तो जनता से बनती, उसमें कोई प्रयास नहीं करना, उसमें कोई पहल नहीं करनी। हमारे प्राइमरी का टीचर, लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी दिन भर बीएलओ का काम करता है, वोटर लिस्ट बनाता है, वो ये जान नहीं पाता कि वोटर लिस्ट से राजा का चुनाव होता है, इससे राजा बनता है जो हमारा मालिक, न खुद जानता है न दूसरे को समझा पाता है। इसलिए जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। हमारा अध्यापक है, हमारा जेई है, इंजीनियर है, वो अपने कभी कभी अहम में आ जाता है कि मुझसे ऊपर कोई नहीं। वो सोचता है कि मैं अपने लोगों को जागरूक कर दूंगा, नेता बन जाएगा तो हमारे ऊपर हो जाएगा, तो हमें नमस्ते करने पड़ेगा, तो वो बताते ही नहीं। लेकिन ये अपना ईगो छोड़ना होगा, अपने लोगों को जागरूक करना होगा, अपनी पीढ़ी को, अपने नए बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा। हम लोग जब बीएसपी बना रहे थे, जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो जो शेड्यूल कास्ट का प्राइमरी का मास्टर था, लेखपाल था, चपरासी था, बाबू था,
वो बेचारा अपने शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहता था, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, कि देख भाई तो कुछ नहीं कर रहा, तेरे पास बोलने को कुछ नहीं है, तो लोगों को जागरूक कर तू नेता बन जा। तू नेता बन जाएगा, देख मेरे बन जाएगा तो देख सबको नमस्ते करता है, हम ही तुझे नमस्ते करेंगे। तू पदाधिकारी जिलाध्यक्ष बन जाएगा तो तुझे सब कोई तेरे कहने से काम करेगा। ऐसे लोगों को उन्होंने जागरूक किया। आप लोगों का कदम नहीं है इस तरफ, आप लोग इस तरफ देखते ही नहीं है। आप सोचते हैं कि पावर कहीं और है, खुद भ्रम में है, दूसरे को भ्रम में फैलाते हैं। हम जाति महासभा बना लेते हैं। जाति महासभा बहुत अच्छी चीज, हर जातियों की महासभा बनी, लेकिन जितनी हमारे समाज की महासभा बनी है, देश में किसी महासभा की संगठन नहीं बने। जितने हमारे समाज की पत्र पत्रिकाएं निकलती है, उतना किसी समाज की नहीं निकलती। जितने हमारे समाज के राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन बने, वो किसी समाज के नहीं बने। और सबका अपना अपना ईगो है। वो कहता है मैं, मुझसे अच्छा कोई काम ही नहीं कर रहा। और उससे पूछिए कि सही रास्ता क्या है, मुकाम कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, तो आगे का रास्ता उसे खुद नहीं मालूम। जाति महासभा हम लोगों ने बनाई। जाति महासभा के जरिए हम एक दूसरे से जुड़े। जाति महासभा ने हमको जुड़ने का, एक दूसरे से परिचित होने का मौका दिया। लेकिन उसके आगे भी समझने की जरूरत है। उसको समझिए, ब्राह्मण महासभा सत्ता में नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जाती है तो ब्राह्मण महासभा का हित होता है। यादव महासभा सत्ता में नहीं जाती, समाजवादी पार्टी सत्ता में जाती है तो यादव महासभा का हित होता है। मायावती की समाज की महासभा सत्ता में नहीं जाती, जाटो महासभा सत्ता में नहीं जाती, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में जाती है तो जाटो महासभा का हित होता है। आप सोचते हैं कि कुशवाहा महासभा सत्ता में चली जाएगी या और कोई महासभा सत्ता में चली जाएगी, वो सत्ता में नहीं जाएगी। सत्ता में तो कोई राजनीतिक संगठन जाएगा जिसके जरिए आपका हित होगा। नकल भी करते हैं तो हम अकल से नहीं करते, थोड़ी अकल लगाने की भी हमें जरूरत है। और जब हम इकट्ठा होते हैं अकेले में तो पूरी तरह से परिपक्व होते हैं। हम एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं हमें किसी की बात सुनना नहीं, हम जो कह रहे हैं वही सच है। और हमारे जो समर्थक है तो बड़ी जोर से ताली बजा देते हैं कि नहीं, हमारा जो निर्णय है, जो हम कहें वही लास्ट, इसके अलावा कोई आगे की सोच नहीं। और उसके आगे हम सोचने समझने की क्षमता हम खो देते। इसलिए आदमी पूरी जिंदगी सीखता है। कुछ मैं आपसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मुझसे भी आप सीखने की कोशिश करें। जो मैं आपसे सीखता हूँ मैं उसको फॉलो करता हूँ, लागू करता हूँ। मैं कुछ जानता हूँ तो मुझसे भी आप कुछ सीखने की कोशिश करिए। और मैं जो सीखा हूँ, जो मैं समझा हूँ, मैं 53 साल का हो गया हूँ। मैं जब 18 साल का था तब से मैंने सोशल क्षेत्र में काम करना शुरू किया और मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि अगर किसी समाज का उद्धार करना है, आगे बढ़ाना है, तो राजनीति के अलावा, राजपाट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अशोक स्तंभ लगाने का मतलब भी यही है, ये याद करो कि हमारा राजपाट था, तब अशोका का नाम था, तब इस देश में सोने की चिड़िया। अशोका की लाट को लगाने का उद्देश्य भी छिपा हुआ यहाँ। आप उसको परिभाषित कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन उसके लगाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि आप इसे याद करो कि ये आपकी पहचान है कि इस देश में कभी आप इस देश के शासक। उसके लगाने के पीछे का उद्देश्य नहीं, कहने में यही छिपा हुआ है। अशोका ने भी यही सोच के लगवाए कि आपको हमेशा याद रहे। अगर आप उसकी लाइन को पढ़ोगे, ए मेरे पुत्रों महास्थविर बनो, शासक बनो, उसके पीछे अशोका की लाट लगाने के पीछे उसका उद्देश्य है।
और आपका भी उद्देश्य कहने में यही छिपा हुआ है कि ये 2 बीघा जमीन थी मेरी, मेरे बाप को मार के इसने छीन लिया, और अगर मैं सक्षम हूं तो मुझे आप इसको ले लेना, और आप ले सकते हैं अगर जागरूकता का परिचय नहीं तो। जो हमारे देश के गरीब और मजलूम लोग हैं, जिनके लिए बुद्धा ने काम किया, कबीर ने काम किया, साहू ने किया, अम्बेडकर ने किया, ललई यादव ने किया, इन सब गरीब लोगों को जिनको इकट्ठा करके लोग चले, अगर हम सबको इनको इकट्ठा करके एक साथ एक मंच पर ला करके इनको अपने वोट का सही प्रयोग करना सिखा दें, तो जहां अशोका था आप वहां पहुंच सकते, और वहां पहुंच करके आप उनके कल्याण के लिए, लोगों को कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। अशोका थे तो अब चले गए, अब नहीं आने वाले, बुद्ध भी नहीं आने वाले, जगदुत भी नहीं आने वाले। अगर आपको सोचते हैं कि कोई ऊपर से आएगा हमारा कल्याण करेगा, तो कोई ऊपर से आकर के हमारा कल्याण करने वाला नहीं। जब आपके घर परिवार में कोई अशोका पैदा होगा, तब जाकर के वो इस समाज के उत्थान के लिए कोई काम करेगा। इसलिए आप लोग जागरूक करिए, जागरूकता के साथ समाज में पूरी बात कहिए, और पूरी बात कह के उसको निष्कर्ष निकालिए, उसको भी समझ में आए गांव के आदमी। आप उसके जोश तो भरते हैं, उत्साह तो भरते हैं, इतिहास को बता के उसमें जागरूकता तो आती है, लेकिन कहां जाए वो, क्या रास्ता है उसके लिए? तो आप जब जागरूकता फैलाते हैं, हिस्ट्री बताते हैं, इतिहास बताते हैं, तो वो खड़ा होता है, खड़ा होकर चल देता है आपके साथ, और जहां फैसला लेने का काम आता है वो गुमराह हो जाता है। इसलिए उसे पूरी बात कहें। एक मैं हर जगह कहता हूं, आप भी कह देता हूं, हमारे गांव के लोग भी बैठे हैं, इसलिए मैं इनके बीच में भी कह देता हूं। एक चपरासी से लेके एक IAS तक का जो सिलेक्शन बोर्ड होता है नौकरियों का, जिसको आप वोट से चुनते हो, सरकार में जाने का मौका देते हो, वो बनाता है। जो नौकरियों में है वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। इलाहाबाद में जो लोक सेवा आयोग है, उसका अध्यक्ष बनाता है मुख्यमंत्री। जहां SDM और CO की भर्ती होती है, जहां जिला विद्यालय निरीक्षक और ये BSA की भर्ती होती है, RTO की भर्ती होती है, उस आयोग का अध्यक्ष बनाता है मुख्यमंत्री, उसके मेंबर बनाता है मुख्यमंत्री। तो उसका इशारा भी होता है किसको भर्ती करना है, किसको नहीं करना है। इक्का दुक्का लोग तो हो जाते हैं कि चुनाव है, लोकतंत्र है, चुनाव में जाना है, लेकिन बड़े पैमाने पर तो उन्हीं के लोग होते हैं जिनके शासन और सत्ता होती है। जो दिल्ली में जहां IAS IPS का सिलेक्शन होता है, जहां DM और SP बनते हैं, हमारे गांव के लोग अगर IAS IPS नहीं जानते हो, तो जहां DM और SP बनते हैं, जहां कलेक्टर और SP की भर्ती होती है, वो भर्ती करने वाला जो बोर्ड होता है, उसका अध्यक्ष बनाता है प्रधानमंत्री, उसके मेंबर बनाता है प्रधानमंत्री। तो उसका इशारा भी होता है प्रधानमंत्री को किसको भर्ती करना है, किसको नहीं करना है। बिना राजा के कुछ होता है? बिना राजपाट के दखल के कुछ होता है? ये JE, AE, ये चपरासी, ये मास्टर, इनका एक भी वोट बिना राजा की मर्जी के हिलता नहीं। हम कहें कुछ कि हमारा राजा से कोई लेना देना नहीं है, जरा इनके दिल से पूछिए, हिल सकते हैं बिना राजा के? राजा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। जो राजा वोट से बनता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना आपको जरूरी है, हमारे लोगों को जानना जरूरी है, जो गांव में किसान है, मजदूर है, और हमारी बहनों को जानना बहुत जरूरी है। जब तक पावर कहां है, ताकत कहां है, जब तक आप ये नहीं जानेंगे, तब तक आपके ग्रुप बने रहेंगे, आप कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। आप देखते हैं कि विरोधी भी ताकत के सामने एक हो जाते हैं। हमने सुना है कि भगवान सब कुछ करता है, भगवान नुकसान भी कर सकता है। भगवान को मानेंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो भगवान का अगर भंडारा होना हो, पूजा होनी हो, तो जो दुश्मन एक दूसरे को गोली भी मारे रहते हैं,
हथियार छोड़ के सब एक काम में लग जाते हैं, भंडारे में लग जाते हैं कि भगवान का काम है तो दुश्मनी बाद में कर लेंगे। इसलिए कि डर है, इसलिए नहीं कि श्रद्धा है, इसलिए कि डर है। भगवान के सामने कोई बदतमीजी करेंगे तो भगवान खा जाएगा, भगवान नुकसान कर देगा, और भगवान को मानेंगे तो भगवान भला कर देगा। आप लोगों को बताओ कि पावर कहाँ है, ताकत कहाँ, और फिर देखो कि इकट्ठा होते हैं कि नहीं होते हैं। हम महासभा में या और संगठन में बुलाते हैं, कुछ दिन आते हैं लोग हमारे, लेकिन जब उन्हें देखते हैं कि कुछ नहीं होने वाला तो वो धीरे धीरे करके सुस्त पड़ जाते हैं, चले जाते हैं। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि ताकत कहाँ है, पावर कहाँ, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, ताकत और पावर के सामने वो सलाम करने लगता है। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि पावर कहाँ, बिना कहे वो उस तरफ देखना शुरू कर देगा। लोगों ने सुना है कि भगवान से सब कुछ होता है तो रास्ते रास्ते निकलता है, मंदिर पड़ता है, बिना कहे गर्दन झुक जाती है, सलाम करता है। लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ है कि उन्होंने सुना है कि भगवान सब कुछ करता है। किया है या नहीं किया है अलग बात है, लेकिन सुना है उन्होंने। जिस दिन ताकत का पता चल जाए लोगों को, पावर का पता चल जाए कि ठीक है आप वहां करते रहो, आपको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जो रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, वो कहां से पूरी होंगी? वो तो राजपाट से पूरी होंगी। और उनको उदाहरण देके समझाओ, नौकरी है, स्कूल है, सड़क है, पानी है, खाद है, बिजली है, कहां से मिलती है? जब आप ये बात बताएंगे गांव के किसान को, मजदूर को, तब उसके पास सही बात जाएगी, तब वो सही फैसला करेगा। आज शेड्यूल कास्ट का आदमी जो बीएसपी का वोटर है, वो ये जानने में सक्षम हुआ है कि पावर कहाँ है, ताकत कहाँ है, उसकी दिक्कत और परेशानी कहाँ से दूर होनी है। तो कुछ भी करता है, शराब ले पी लेता है, पैसे भी ले लेता है, लेकिन जहाँ उसे जाना है वो वहीं जाता है। जब तक आप इतनी जागरूकता नहीं फैलाएंगे तब तक हम कभी जागरूक नहीं हो पाएंगे, अपने समाज का हम उद्धार कर पाएंगे। इसलिए जो आपका जो गहरे में छिपा हुआ अशोक महान के कल्याणकारी नीतियां के बारे में बताना है, जो आपका अशोक स्तंभ लगाने का उद्देश्य है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में जो आप चर्चा करना चाहते हैं, जो संविधान के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आज समय तो ये संविधान को बचाने का, संविधान को बचाने की चर्चा करिए, और संविधान कैसे बचेगा इसकी चर्चा करिए, और संविधान को क्यों बचाना है इसकी चर्चा करिए। और ये सारी चीजों पर जब आप चर्चा करेंगे तो एक ही जगह जाके रुकेगी, संसद भवन पर, और कहीं दूसरा रास्ता है नहीं। और अगर दूसरा रास्ता हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसको मानूंगा। वीडियो मैंने कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखी, नहीं, वीडियो बंद कर देंगे। हो सकता है मैंने कुछ गलत कह दिया हो, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं आप जिसका छोटा हूँ छोटा समझिएगा, जिसका बड़ा हूँ उससे बड़ा समझ के मुझे माफ करिएगा। लेकिन जो मेरी समझ में आया, जो मुझे सही लगा, वो मैंने बिना संकोच किए आप लोगों के बीच में कहा। मैं ये जरूरी समझता हूँ कि मैं आपके बीच में आज आया हूँ। जिंदगी में कब मिलने का मौका मिलेगा, कब आऊँगा आपके बीच में, कब कह पाऊँगा या नहीं कह पाऊँगा, इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी ये आदत है कि मैं ये सोच करके कि जिंदगी में कब मुलाकात होगी, मैं अपनी बातें पूरी कहने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब हम अशोका को याद करते हैं या हम अशोका की लाट बनाने के लिए शिलान्यास किए हैं, बहुत सारी जगहों पर अभी हमारे इंजीनियर साहब, ऋषि साहब आर्थिक सहयोग करते हैं कि शिला हमारा ये जो अशोक स्तंभ है ये लगे। इसका क्या उद्देश्य है, इसके पीछे क्या सोच, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम खाली ये अशोक का लाट बनवा देते हैं, अशोक का लाट बनाने से समस्या का समाधान नहीं, अशोका को खाली याद कर लेने से समस्या का समाधान नहीं। अशोका की लाट हम बनवा क्यों रहे हैं?
ये आपके बैठना बहुत जरूरी है, आपके दिल और दिमाग। मैं छोटी सी बात आप कहूँगा, शायद ये बात आपको समझ में आए। और जो हमारे अशोक क्लब के साथी अशोक का लाट बनवाने पे जोर देते हैं, उनकी मंशा को आपको समझने की जरूरत है कि उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। अगर हमारी ये 2 बीघे जमीन है, हमारी 2 बीघे जमीन है और किसी ने जबरदस्ती हमारे बाप को मार के हमसे छीन लिया था और हमारी जानकारी में नहीं है, तब तक हम कोई संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जानकारी में आ जाए कि ये 2 बीघे जमीन हमारी है और हमारे बाप को मार के इसने छीन लिया है, तो हमारी अंतरात्मा जरूर कहेगी कि इस जमीन को हमें लेना, इस जमीन पे हमें पुनः कब्जा करना है। ऐसा होगा या नहीं होगा? जब तक आपको जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जानकारी है तो आप ये जरूर कोशिश करेंगे। जरूर आप नहीं ले पाएंगे तो आपकी अंतरात्मा पूरे देगी आपको कि ये मेरी जमीन है, मेरे बाप को मार के इन्होंने छीना है। तो अशोक की लाट लगाने का उद्देश्य को समझो, इस पीड़ा को समझो। खाली अशोक का लाट लगाना उद्देश्य नहीं है, अशोक के लाट के पीछे लगाने का उद्देश्य छिपा हुआ है कि आप जानो कि इस देश में आपका राज था, आप इस देश के शासक थे और आप सोचो कि आपको पुनः इस शासन लेना है, इस गलती में पूरे बैठना। अशोक का लाट लगा देना और उसको भूल जाना ये कोई मतलब नहीं। अशोक को याद करना, अगर हम सच्चे दिल से याद करते हैं और याद करके घर चले जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। अशोक को याद करने का मतलब तो यही है, अपने इतिहास को याद करने का मतलब तो यही है कि आप याद करें, उससे कुछ सीखें और सीख करके उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। लेकिन मैं बड़ी पीड़ा के साथ एक बात कहता हूँ कि हम लोग जयंतियां मनाते हैं, अशोका की मनाते हैं, चंद्रगुप्त की मनाते हैं, भगवान बुद्ध को याद करते हैं और हम विषय वस्तु रखते हैं। मैं एक दिन चुनाव के मौके पर अभी अमेठी से निकल रहा था 3 मई को, तो मुझे रास्ते में रोका कि अशोका की जयंती है या चंद्रगुप्त की जयंती, ऐसे कुछ रोका। मुझे रोक लिया कि आप आ जाइए, तो मैं रास्ते में निकल ही रहा था तो मैं रुक गया। मैं गया, ऐसे ही पेड़ों की छाया थी और जब बोलने का नंबर आया तो मैंने कहा मुझे जाना है, तो कहा आप बोलिए, लेकिन विषय बिंदु पर ध्यान रखिए। जो विषय बिंदु है उस पर ध्यान रखिएगा। ये सामाजिक मंच है, राजनीतिक मंच नहीं है। समाज के उत्थान की बात करते हैं, समाज के विकास की बात करते हैं, समाज हमारा कैसे आगे बढ़े उसकी बात करते हैं। जयंती अशोका की बनाते हैं और राजपाट की बात नहीं करेंगे। कैसा आपका विचार है? कैसे आप सही रास्ते पर हैं? आप कभी ये मंथन नहीं करते हैं कि हमारा रास्ता कैसे सही हो सकता है? हम जो शिक्षा देते हैं, कैसी शिक्षा देते हैं लोग? हम अशोका की जयंती मनाते हैं, चंद्रगुप्त पर गर्व करते हैं, अशोका पर गर्व करते हैं। इसलिए गर्व करते हैं कि वो सम्राट था, इसलिए गर्व नहीं करते कि भट्टा तरोई भेजता। अगर भट्टा तरोई भेजता होता तो अशोका की जयंती आप कभी नहीं मनाए होते। वो चक्रवर्ती सम्राट था, इसलिए उसको आप याद करते हो। राजपाट पे था, राजनीति पे था, अब आप कहते हो समाज की बात करेंगे, राजनीति की बात नहीं। आप कैसे समाज को जागरूक करोगे, कैसे समझाओगे? कहां समाज जागरूक होगा, कैसे आगे बढ़ेगा? एक चपरासी से लेके एक चीफ सेक्रेटरी तक, एक लेखपाल से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक, एक जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक, एक प्राइमरी के मास्टर से लेके डिग्री कॉलेज का विश्वविद्यालय का प्रोफेसर तक उसी राजा के अधीन काम करता है जिसकी तुम चर्चा नहीं करना चाहते, जिस पर चर्चा नहीं करना चाहते, जिस पर रोकते हो, जिस पर नौजवान को जाने नहीं देना चाहते हो, जिस पर नौजवान से चर्चा नहीं करना चाहते। जब हम सही रास्ता नहीं बताएंगे तो कौन सही रास्ता बताएगा? हमारी जिम्मेदारी है कि अपने समाज को हम मुक्ति का दरवाजा बताएं। उसको मुक्ति कहां से मिलेगी?
उसके लिए स्वर्ग कहाँ है? अगर बुद्धिजीवी नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? और जब आप ही नहीं बताते हैं, हमारी बात को या आपकी बात को लोग इसलिए सुनते हैं, जब मंच लगा करके जो नीचे आदमी बैठा होता है वो इसलिए सुनता है कि उसके मन में ये होता है कि ये बताने वाला शायद उनसे ज्यादा जानता है, ये जो कह रहा होगा वो सही कह रहा होगा, तो वो सुनता है। लेकिन जब हमें ही नहीं मालूम है सही, हम ही अब तक नहीं पहुंचते, तो वो बेचारा कैसे अब तक पहुंचेगा जिसको कुछ नहीं मालूम। इसलिए बोलने के पहले हम समझे कि हमारा उद्धार कहाँ होगा, हमें मुक्ति का दरवाजा कहाँ है, हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारे समाज का उद्धार कैसे होगा। जब तक हम नहीं जानेंगे ये बात, तो हम अपने लोगों को बताएंगे, उसको मुक्ति के दरवाजे पर ले कैसे जाएंगे? उसे बेचारे को तो पता है मुक्ति का दरवाजा कौन है। जयंती तो हम राजा की मनाते हैं और राजपाट पर जाने की बात नहीं होती। कौन कंट्रोल करता है? राजा यहाँ बैठा है और सारी शक्तियां उसके नीचे काम करती है। राजा से ऊपर कोई है नहीं। बुद्ध धर्म इसलिए नहीं फल फूल पा रहा है इस देश में, क्योंकि बुद्ध के समर्थन का राजा नहीं है, राजपाट में लोग नहीं। हिंदू धर्म इसलिए फैल रहा है कि उसके समर्थक लोग राजपाट में है, राजा। जिस विचार को मानने वाले लोग राजपाट पे होते हैं, सत्ता पे होते हैं, वो विचार उस देश में बड़े पैमाने पर फलता और फूलता है। जिस विचार को मानने वाले लोग सत्ता, शासन और सत्ता में नहीं होते, वो विचार बहुत तेजी से फलता और फूलता है। इसलिए आप लोग संविधान की चर्चा कर रहे हैं, अशोक की चर्चा कर रहे हैं, आप अपने राष्ट्रीय प्रतीक की चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश के जो भारतीय करेंसी है, भारतीय नोट है, बहुत बड़ी अशोक का लाट उसमें बनता था। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई 13 दिनों के लिए, तो पहली बार अगर उन्होंने पहला निर्णय कोई किया तो अशोक की लाट को नोट से 20 से हटा के किनारे में कर हटाना, तो वो पूरा चाहता था नोट से अशोक की लाट को। लेकिन इतने दिनों से देश का वो राष्ट्रीय चिन्ह है, तो पूरी तरह नहीं हटा पाए, उसको हटा करके किनारे में कर दिया और महात्मा गांधी का फोटो। इसलिए वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ किसी का, आप इसको मत समझिएगा, वो गांधी के समर्थक नहीं है। लेकिन वो जानते थे कांग्रेस विरोध नहीं करेगी, कांग्रेस बड़ी पार्टी, अगर महात्मा गांधी की फोटो लगा देंगे तो कांग्रेस विरोध नहीं करेगी, और जो हमें अशोक की लाट को हटाना है उसमें सफल हो जाए। और यही हुआ, कोई चर्चा तक नहीं कर पाए। अशोक का लाट को कब हटा, किसने हटाया, और कौन वहां पर स्थापित करेगा, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की चर्चा करते हैं तो हम कैसे उसे स्थापित रह पाएंगे, कैसे उसे बरकरार रख पाएंगे? भारतीय संविधान कैसे लागू रहेगा इस देश में, कौन लागू करने वाले लोग, वहां की हम चर्चा नहीं करेंगे। भारतीय संविधान रहेगा या नहीं रहेगा इस देश में, लागू रहेगा या नहीं रहेगा, उसका फैसला तो जिन लोगों को चुन करके भेजेंगे आप विधानसभा और लोकसभा में, वो फैसला करेंगे। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग करेंगे। क्यों चर्चा करते हैं जब वहां की चर्चा नहीं करनी? क्या बचा पाओगे संविधान को जब वहां की चर्चा ही नहीं करनी? जहां से संविधान को बचना है, क्यों राष्ट्रीय प्रतीक की चर्चा करना, वहां की चर्चा नहीं करना जहां से राष्ट्रीय प्रतीक को बचना है? क्यों अशोक के विचारों की चर्चा करना जब वहां की चर्चा नहीं करना जहां से अशोक के विचार को लागू होना? जब वहां की चर्चा ही नहीं करनी है तो इनकी चर्चा करने का क्या मतलब? ये एक हम जाने अनजाने में एक धोखा देते हैं, अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं, गर्व करते हैं कि हमने शायद कोई अच्छी बात कही, लेकिन अधूरी बात है।
वो पूरी बात नहीं। अगर कहना है तो पूरी बात कहिए। हमारा संविधान तब बचेगा, हमारा संविधान में जो लिखे अधिकार है हमें तब मिलेंगे जब हमारे लोग विधानसभा और लोकसभा में, ये लागू करने का अधिकार यहाँ किसी को नहीं है। ये लागू करने का अधिकार संविधान को उन्हीं लोगों को है जिनको वोट दे करके चुनाव जिता करके दिल्ली में आप भेजते हो, लखनऊ में आप भेजते हो। ये राष्ट्रीय चिन्हों को सम्मान देने का काम, बचाने का काम, ये उन्हीं लोगों का है जिनको वोट दे करके चुनाव में जिता करके दिल्ली और लखनऊ भेजते हो आप लोग। अशोक के सपनों का देश बनाने का काम ये उन्हीं लोगों का है जिनको वोट दे करके दिल्ली में चुनाव जिता करके आप लोग भेजते हो, और उसकी चर्चा नहीं करते हैं। वो ऐसा ही निकल जाता है। और उसके बाद फिर हम अशोक पर गर्व करते हैं। अशोक पर गर्व का मतलब तो यह है कि जहां अशोक था वहां पहुंचने की कोशिश करो, और वहां तक पहुंच सकते हैं। तलवारें और बंदूकें चलाने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग जागरूक हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, जो इस देश का गरीब और मजलूम लोग हैं, अगर हम उनको जागरूक करें और इकट्ठा हो जाएं, तो जहां अशोका है वहां हम पहुंच सकते हैं। पहले अशोका की जगह तक जाने के लिए तलवारें बंदूकें चलानी पड़ती। अब अशोका की जगह तक जाने के लिए तलवारें बंदूकों की जरूरत नहीं है, वोट की जरूरत है। अगर हम उसका सही प्रयोग करें तो अशोका की जगह तक पहुंच सकते हैं। और जब अशोका की जगह तक पहुंच सकते हैं, राजपाट पर पहुंच जाते हैं, तो संविधान बन जाता है और आपका राष्ट्रीय प्रतीक बन जाता है, और भगवान बुद्ध की विचारधारा भी देश में फैल जाती है। और अगर इसके अलावा कोई और रास्ता है तो आप बताओ, मैं उस रास्ते को मानूं। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं राजनीतिक आदमी हूं, इसलिए मैं ये बात नहीं कहता। मैं राजनीति में तो बहुत मजबूरी में आया। मैं शुद्ध रूप से सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता रहा, और आज भी मैं सोशल वर्कर हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं राजनीति की बात इसलिए नहीं कहता कि मैं राजनीति में रहा हूं। मैं राजनीति के लिए इसलिए कहता हूं कि और कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, और कभी नहीं था। मैं अगर ये जानता कि किसी मंदिर में बैठकर या और कहीं बैठकर ये कह दिया जाता तथास्तु और जनता का कल्याण हो जाता, तो मैं वो रास्ता बताता। मैं इस पर भी सोचता हूं कि कुछ मंदिर बनवाए जाए, कुछ और पूजा अर्चना के घर बनाए जाए, गिरजाघर बनाए जाए, बौद्ध मठ बनाए जाए। मैं सभी के लिए कामन बात कहता हूं। अगर उनसे जनता का हित हो सकता तो मैं उस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा कि उनसे कहीं जनता का हित। मैं जो निष्कर्ष में पहुंचा हूं, जो मैं समझ पाया कि अगर जनता के लिए, भलाई के लिए कोई काम करना है तो वो राजपाट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं पूरे चुनाव भर बोला, अभी आप लोगों के सामने भी कहता हूं कि इस प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। अगर वो जानते कि गोरखनाथ मंदिर से जनता का कल्याण हो जाता, स्कूल बन जाता, सड़कें बन जाती, अस्पताल बन जाते, बच्चों को नौकरी मिल जाती, तो वहीं मंदिर से बैठे बैठे वो इतने दिनों में क्यों नहीं किया? वो जानते थे वहां से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को चुना। वो जानते थे पावर कहां है, ताकत कहां है। हम एक तरफ से नकल करके भागते हैं तो दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। हमारा नेचर है सांप्रदायिक होना। हम एक समुदाय से छूट करके दूसरे संप्रदाय की तरफ जाते हैं। सही गलत क्या है ये नहीं सोचते, इसलिए सही गलत में फैसला करना बहुत जरूरी है। सांप्रदायिक होना बहुत जरूरी नहीं। ये बहुत जरूरी नहीं है कि हम हिंदू थे तो मुसलमान हो गए, या क्रिश्चियन हो गए, या बौद्धिस्ट हो गए। उसके पहले ये सोचना जरूरी है कि आपका हित कहां है, आपके बच्चों का हित कहां है। प्रिंसिपल साहब ने एक बहुत गंभीर बात कही। उन्होंने प्रोफेसर साहब ने एक बहुत गंभीर बात कही। समय कम होने के चक्कर में वो थोड़ी सी कह करके बंद कर दी कि हमारे बीच में एक राष्ट्रवाद की बात आती
राष्ट्र कोई नक्शे में खींची हुई जगह नहीं। राष्ट्र हमको और आपको मिला के बनता है। हमको और आपको अलग करके राष्ट्र का निर्माण नहीं है, राष्ट्र का वजूद नहीं है। हमको आपको मिला करके राष्ट्र का वजूद है। और हम गरीब रहें, हम बेरोजगार रहें, हमारे किसान परेशान रहें, हमारी बहनें परेशान रहें, वो देश कभी, वो राष्ट्र कभी संपन्न नहीं हो सकता। राष्ट्र को अगर संपन्न करना है तो सबसे पहले आपको संपन्न होना होगा, आपके परिवार को संपन्न होना होगा, हमारी बहन बेटियों को ठीक होना होगा, हमारे किसान को संपन्न होना। खुद बुद्धिजीवी लोगों ने हमको और राष्ट्र को अलग अलग कर दिया। इसलिए अगर आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं, सच्चे देशभक्त हैं, तो सबसे पहले अगर आप देश की उन्नति चाहते हैं, राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने बच्चों को अपने उन्नति के बारे में सोचना होगा, किसान की उन्नति के बारे में सोचना होगा, अपनी बहन बेटियों की उन्नति के बारे में सोचना होगा। जब हम सब उन्नति करेंगे तब कुल मिला के देश उन्नति के रास्ते पे जाएगा, देश तरक्की के रास्ते पर जाएगा। इसलिए साथियों, बहुत सारी बातें हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कहते कहते ऐसा ना हो जाए कि हमारे आयोजक साथी सोच लें कि कहीं विषय वस्तु चेंज हो गया, लेकिन मैं विषय वस्तु चेंज नहीं करता। जो आपके विषय वस्तु है, मैं विषय वस्तु की गंभीरता को आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब आप गांव में छोटी छोटी मीटिंगें करें, आप लोगों की ये जागरूकता है कि हमारी बहन बेटियां इतनी बड़ी संख्या में आ जाती हैं, नहीं तो हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, कुछ आदमी हजारों में हो जाता है, लेकिन हमारी बहनें बड़ी मुश्किल में 2 4 10 पहुंचती। आप लोग बहुत जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। थोड़ी सी कुछ लाइनों को उसमें जोड़ी, पूरी बात लोगों तक पहुंचाइए। आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप एक बार कह करके आप 2 बार 4 बार 10 बार जाएं। सब लोग, आप लोग कामकाजी आदमी हैं, तो जब भी टाइम मिले तो पूरी बात लोगों के बीच में रखिए, पूरी बात समझाने की कोशिश करिए कि उसको मुक्ति का दरवाजा कहाँ है। किसान को खाद सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी, इसका फैसला कौन करता है? कौन करता है इसका फैसला? पीछे वाले बताइए, कौन करता है? जिसको वोट दे करके चुनाव में जिताते हो वो करता है। कर्जा लेते हो, नहीं दे पाते हो तो कौन माफ करता है? सरकार करती है, और सरकार संविधान के तहत करती है। अगर दरोगा थाने में पकड़ता है, मुकदमा दर्ज करता है, मुकदमे का फैसला जज करता है, तो रामायण और गीता और कुरान और बाइबिल पर नहीं करता है, जो संविधान में लिखा है उसके आधार पर फैसला होता है। आप रामायण पढ़ते चले जाएंगे, दरोगा को कानून दिखाएंगे तो वो रामायण का कानून दरोगा नहीं मानेगा, या कुरान का कानून दरोगा नहीं मानेगा, या बाइबिल का कानून दरोगा नहीं मानेगा। जो संविधान में लिखा होगा तो वो कानून दरोगा मानेगा। ये देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सबके अपने धर्म की किताबें हैं। हिंदुओं का गीता है, रामायण है, मुसलमान भाइयों की बाइबिल है, तो मुसलमान भाइयों का कुरान है, ईसाइयों की बाइबिल है, बौद्धिस्टों का हमारा धर्म पर है। सबका अपना अपना धर्म है, लेकिन ये देश इन धर्मों की किताबों से नहीं चलता। अगर ये देश चलता है तो भारतीय संविधान से चलता है, वो भारतीय संविधान के तहत जो आपको अधिकार दिए गए उनसे चलता है। और अगर इस संविधान को बचाना है तो इस संविधान की चर्चा करने से हम संविधान को नहीं बचा पाए। अगर संविधान को बचाना है तो चुनाव में जीत करके दिल्ली में कब्जा करना पड़ेगा, तब ये संविधान बचेगा, नहीं तो संविधान बचने वाला नहीं। अभी 7-8 महीना पहले, 10 महीना पहले दिल्ली के जंतर मंतर में कुछ लोगों ने भारतीय संविधान को जलाया और उन्होंने कहा भारतीय संविधान मुर्दाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद। उन्होंने कहा कि हम इस संविधान को नहीं मानते, जिस संविधान के बल पर इस देश की सरकार बनती, जिस संविधान के तहत हमारी बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार है, जिस संविधान के तहत हमें बोलने का अधिकार है, जिस संविधान के तहत हमारा जैसा आदमी भी चुनाव जीत करके मंत्री बन सकता है, जिस संविधान के तहत ये इंजीनियर का पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बनते, उस संविधान को वो लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं।
और अगर वो संविधान नहीं है तो हमारा वजूद नहीं है। और अगर उस संविधान को बचाना है तो वो तो वहीं से बचेगा, दिल्ली से जिसको चुनाव जिता कर भेजते हैं वही उसको लागू करेंगे, वही उसको बचाएंगे। आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा कितने लोग हो तुम लोग? 800 लोग हैं। अभी तक 7% रिजर्वेशन का कोटा पूरा है। 91 में 27% पिछली जातियों को रिजर्वेशन हुआ था। 91 में 27% लागू हुआ तो 27%, अभी तक 6% पूरा है, 7%। 800 लोग हैं कुल सभी जातियों को मिला के, यादव, मौर्य, पाल, प्रजापति, ये सब मिला करके, निषाद, भिंड मिला करके लगभग 800 लोग। तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 10-10 लोग जाओ हर जिले में और ये कहो कि हमारा रिजर्वेशन खत्म किया है बीजेपी की सरकार ने। लोगों से बताओ तो साहब हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ परेशान होंगे। तो ये जो हमारे पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये सब की बात नहीं, लेकिन मैं कुछ लोगों की बात कहता हूँ। मैंने उनसे कहा, मैं थोड़ा कड़ू बोलता हूँ, जैसे मैं आपको कहा, मैंने कहा कि भाई हमारे जैसे बेवकूफ लोग मंडल कमीशन में रिजर्वेशन में हम न सही, हमारे जैसे लोगों ने लाठियां खाई, जान दी, तब तुम नौकरियों में आए, तुम्हें पढ़ने लिखने का, फूले जैसे लोगों ने संघर्ष किया तो पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। कुछ लोगों ने संघर्ष किया तो रिजर्वेशन मिला। अब तुम सरकारी नौकरियों में जा करके अपने बच्चों को कहते हो कि राजनीति में मत जाना, ये नौकरबंदी का काम है। अपने बच्चों को एसी में रखना चाहते हो, खुद एसी में रखना चाहते हो, और धूप में, हम सड़कों में गए, और जब लेने का मौका आ जाए तो तुम ले लो, तो चुप। तुम 800 में एक भी नहीं आया उत्तर प्रदेश कि कम से कम उसके हक अधिकार छीने तो अपने लोगों से कहे। 364 लोग आईएएस में सिलेक्शन हो गया उनका, सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ उनका, और क्रीमी लेयर के नाम पर उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया, नियुक्ति नहीं की गई उनको। उनसे पूछे किसने नियुक्ति नहीं दी? सरकार ने नहीं। और उनसे पूछे सरकार बनते कैसे है, तो बहुत जानते सब हैं, लेकिन वो जान जाते हैं कि कुछ हमारे ऊपर जिम्मेदारी आने वाली, तो कहते हैं साहब सरकार तो जनता से बनती है। उसमें कोई प्रयास नहीं करना, उसमें कोई पहल नहीं करनी। हमारे प्राइमरी का टीचर, लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी दिन भर बीएलओ का काम करता है, वोटर लिस्ट बनाता है, वो ये जान नहीं पाता कि वोटर लिस्ट से राजा का चुनाव होता है। इससे राजा बनता है जो हमारा मालिक, न खुद जानता है न दूसरे को समझा पाता है। इसलिए जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। हमारा अध्यापक है, हमारा जेई है, इंजीनियर है, वो अपने कभी कभी अहम में आ जाता है कि मुझसे ऊपर कोई नहीं। वो सोचता है कि मैं अपने लोगों को जागरूक कर दूंगा, नेता बन जाएगा तो हमारे ऊपर हो जाएगा, तो हमें नमस्ते करने पड़ेगा, तो वो बताते ही नहीं है। लेकिन ये अपना ईगो छोड़ना होगा, अपने लोगों को जागरूक करना होगा, अपने पीढ़ी को, अपने नए बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा। हम लोग जब डीएसपी बना रहे थे, जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो जो शेड्यूल कास्ट का प्राइमरी का मास्टर था, लेखपाल था, चपरासी था, बाबू था, वो बेचारा अपने शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहता था, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, कि देख भाई तो कुछ नहीं कर रहा, तेरे पास बोलने को कुछ नहीं है, तो लोगों को जागरूक कर, तू नेता बन जाए। तू नेता बन जाएगा, देख एमएलए बन जाएगा, तो देख सबको नमस्ते करता है, हम ही तुझे नमस्ते करेंगे। तू पदाधिकारी जिलाध्यक्ष बन जाएगा, तो तुझे सब कोई तेरे कहने से काम करेगा। ऐसे लोगों को उन्होंने जागरूक किया। आप लोगों का कदम नहीं है इस तरफ, आप लोग इस तरफ देखते ही नहीं है। आप सोचते हैं कि पावर कहीं और है, खुद भ्रम में है, दूसरे को भ्रम में फैलाते हैं। हम जाति महासभा बना लेते हैं। जाति महासभा बहुत अच्छी चीज, हर जातियों की महासभा बनी,
लेकिन जितनी हमारे समाज की महासभा बनी है, देश में किसी महासभा की संगठन नहीं बने। जितने हमारे समाज की पत्रिकाएं निकलती है, उतना किसी समाज की नहीं निकलती। जितने हमारे समाज के राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन बने, वो किसी समाज के नहीं बने। और सबका अपना अपना ईगो है। वो कहता है मैं, उससे अच्छा कोई काम ही नहीं कर रहा। और उससे पूछिए कि सही रास्ता क्या है, मुकाम कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, तो आगे का रास्ता उसे खुद नहीं मालूम। जाति महासभा हम लोगों ने बनाई। जाति महासभा के जरिए हम एक दूसरे से जुड़े। जाति महासभा ने हमको जुड़ने का, एक दूसरे से परिचित होने का मौका दिया। लेकिन उसके आगे भी समझने की जरूरत है। उसको समझिए, ब्राह्मण महासभा सत्ता में नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जाती है तो ब्राह्मण महासभा का हित होता है। यादव महासभा सत्ता में नहीं जाती। समाजवादी पार्टी सत्ता में जाती है तो यादव महासभा का हित होता है। मायावती की समाज की महासभा सत्ता में नहीं जाती। जाटो महासभा सत्ता में नहीं जाती। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में जाती है तो जाटो महासभा का हित होता है। आप सोचते हैं कि कुशवाहा महासभा सत्ता में चली जाएगी या और कोई महासभा सत्ता में चली जाएगी। वो सत्ता में नहीं जाएगी। सत्ता में तो कोई राजनीतिक संगठन जाएगा जिसके जरिए आपका हित होगा। नकल भी करते हैं तो हम अकल से नहीं करते। थोड़ी अकल लगाने की भी हमें जरूरत है। और जब हम इकट्ठा होते हैं जिले में तो पूरी तरह से परिपक्व होते हैं। हम एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं हमें किसी की बात सुनना नहीं, हम जो कह रहे हैं वही सच है। और हमारे जो समर्थक है तो बड़ी जोर से ताली बजा देते हैं कि नहीं, हमारा जो निर्णय है, जो हम कहे वही लास्ट, इसके अलावा कोई आगे की सोच नहीं। और उसके आगे हम सोचने समझने की क्षमता हम खो देते। इसलिए आदमी पूरी जिंदगी सीखता है। कुछ मैं आपसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मुझसे भी आप सीखने की कोशिश करें। जो मैं आपसे सीखता हूँ मैं उसको फॉलो करता हूँ, लागू करता हूँ। मैं कुछ जानता हूँ तो मुझसे भी आप कुछ सीखने की कोशिश करिए। और मैं जो सीखा हूँ, जो मैं समझा हूँ, मैं 53 साल का हो गया हूँ। मैं जब 18 साल का था तब से मैंने सोशल क्षेत्र में काम करना शुरू किया और मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि अगर किसी समाज का उद्धार करना है, आगे बढ़ाना है, तो राजनीति के अलावा, राजपाट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अशोक स्तंभ लगाने का मतलब भी यही है कि ये याद करो कि हमारा राजपाट था, तब अशोका का नाम था, तब इस देश में सोने की चिड़िया। अशोका की लाट को लगाने का उद्देश्य भी छिपा हुआ यहाँ। आप उसको परिभाषित कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन उसके लगाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि आप इसे याद करो कि ये आपकी पहचान है कि इस देश में कभी आप इस देश के शासक। उसके लगाने के पीछे का उद्देश्य नहीं, कहने में यही छिपा हुआ है। अशोका ने भी यही सोच के लगवाए कि आपको हमेशा याद रहे। अगर आप उसकी लाइन को पढ़ोगे, ए मेरे पुत्रो महास्थिर बनो, शासक बनो, उसके पीछे अशोका की लाट लगाने के पीछे उसका उद्देश्य है। और आपका भी उद्देश्य कहने में यही छिपा हुआ है कि ये 2 बीघा जमीन थी मेरी, मेरे बाप को मार के इसने छीन लिया और अगर मैं सक्षम हूं तो मुझे आप इसको ले लेना। और आप ले सकते हैं अगर जागरूकता का परिचय दे दो। जो हमारे देश के गरीब और मजलूम लोग हैं, जिनके लिए बुद्धा ने काम किया, कबीर ने काम किया, साहू ने किया, अम्बेडकर ने किया, ललई यादव ने किया, इन सब गरीब लोगों को जिनको इकट्ठा करके लोग चले, अगर हम सबको इनको इकट्ठा करके एक साथ एक मंच पर ला करके इनको अपने वोट का सही प्रयोग करना सिखा दें, तो जहां अशोका था आप वहां पहुंच सकते। और वहां पहुंच करके आप उनके कल्याण के लिए, लोगों को कल्याण के लिए काम कर सकते हैं।
अशोका थे तो अब चले गए, अब नहीं आने वाले। बुद्ध भी नहीं आने वाले, चंद्रगुप्त भी नहीं आने वाले। अगर आपको सोचते हैं कि कोई ऊपर से आएगा हमारा कल्याण करेगा, तो कोई ऊपर से आकर के हमारा कल्याण करने वाला नहीं। जब आपके घर परिवार में कोई अशोका पैदा होगा, तब जाकर के वो इस समाज के उत्थान के लिए कोई काम करेगा। इसलिए आप लोग जागरूक करिए, जागरूकता के साथ समाज में पूरी बात कहिए और पूरी बात कह के उसको निष्कर्ष निकालिए। उसको भी समझ में आए गांव के आदमी। आप उसमें जोश तो भरते हैं, उत्साह तो भरते हैं, इतिहास को बता के उसमें जागरूकता तो आती है, लेकिन कहां जाए वो? क्या रास्ता है उसके लिए? तो आप जब जागरूकता फैलाते हैं, हिस्ट्री बताते हैं, इतिहास बताते हैं, तो वो खड़ा होता है, खड़ा होकर चल देता है आपके साथ। और जहां फैसला लेने का काम आता है वो गुमराह हो जाता है। इसलिए उसे पूरी बात कहें। एक मैं हर जगह कहता हूं, आप भी कह देता हूं, हमारे गांव के लोग भी बैठे हैं, इसलिए मैं इनके बीच में भी कह देता हूं। एक चपरासी से लेके एक आईएएस तक का जो सिलेक्शन बोर्ड होता है नौकरियों का, जिसको आप वोट से चुनते हो, सरकार में जाने का मौका देते हो, वो बनाता है। जो नौकरियों में है वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। इलाहाबाद में जो लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष बनाता है मुख्यमंत्री। जहां एसडीएम और सीओ की भर्ती होती है, जहां जिला विद्यालय निरीक्षक और ये बीएसए की भर्ती होती है, आरटीओ की भर्ती होती है, उस आयोग का अध्यक्ष बनाता है मुख्यमंत्री, उसके मेंबर बनाता है मुख्यमंत्री। तो उसका इशारा भी होता है किसको भर्ती करना है, किसको नहीं करना है। इक्का दुक्का लोग तो हो जाते हैं कि चुनाव है, लोकतंत्र है, चुनाव में जाना है, लेकिन बड़े पैमाने पर तो उन्हीं के लोग होते हैं जिनके शासन और सत्ता होती है। जो दिल्ली में जहां आईएएस आईपीएस का सिलेक्शन होता है, जहां डीएम और एसपी बनते हैं, हमारे गांव के लोग अगर आईएएस आईपीएस नहीं जानते हो तो जहां डीएम और एसपी बनते हैं, जहां कलेक्टर और एसपी की भर्ती होती है, वो भर्ती करने वाला जो बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष बनाता है प्रधानमंत्री, उसके मेंबर बनाता है प्रधानमंत्री। तो उसका इशारा भी होता है प्रधानमंत्री को किसको भर्ती करना है, किसको नहीं करना है। बिना राजा के कुछ होता है? बिना राजपाट के दखल में कुछ होता है? ये जेई, एई, ये चपरासी, ये मास्टर, इनका एक भी बोर्ड बिना राजा की मर्जी के हिलता नहीं। हम कहें कुछ कि हमारा राजा से कोई लेना देना नहीं है, जरा इनके दिल से पूछिए, हिल सकते हैं बिना राजा के? राजा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। जो राजा वोट से बनता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना आपको जरूरी है, हमारे लोगों को जानना जरूरी है, जो गांव में किसान है, मजदूर है, और हमारी बहनों को जानना बहुत जरूरी है। जब तक पावर कहां है, ताकत कहां है, जब तक आप ये नहीं जानेंगे, तब तक आपके ग्रुप बने रहेंगे, आप कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। आप देखते हैं कि विरोधी भी ताकत के सामने एक हो जाते हैं। हमने सुना है कि भगवान सब कुछ करता है, भगवान नुकसान भी कर सकता है। भगवान को मानेंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो भगवान का अगर भंडारा होना हो, पूजा होनी हो, तो जो दुश्मन एक दूसरे को गोली भी मारे रहते हैं, हथियार छोड़ के सब एक काम में लग जाते हैं, भंडारे में लग जाते हैं कि भगवान का काम है, दुश्मनी बाद में कर लेंगे। इसलिए कि डर है, इसलिए नहीं कि श्रद्धा है, इसलिए कि डर है। भगवान के सामने कोई बदतमीजी करेंगे तो भगवान खा जाएगा, भगवान नुकसान कर देगा, और भगवान को मानेंगे तो भगवान भला कर देगा। आप लोगों को बताओ कि पावर कहां है, ताकत कहां, और फिर देखो कि इकट्ठा होते हैं कि नहीं होते हैं। हम महासभा में या और संगठन में बुलाते हैं, कुछ दिन आते हैं लोग हमारे, लेकिन जब उन्हें देखते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, तो वो धीरे धीरे करके सुस्त पड़ जाते हैं, चले जाते हैं। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि ताकत कहां है, पावर कहां है, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, ताकत और पावर के सामने वो सलाम करने लगता है। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि पावर कहां है, बिना कहे वो उस तरफ देखना शुरू कर देगा।
लोगों ने सुना है कि भगवान से सब कुछ होता है, तो रास्ते रास्ते निकलता है, मंदिर पड़ता है, बिना कहे गर्दन झुक जाती है, सलाम करता है। लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ है कि उन्होंने सुना है कि भगवान सब कुछ करता है। किया है या नहीं किया है अलग बात है, लेकिन सुना है उन्होंने। जिस दिन ताकत का पता चल जाए लोगों को, पावर का पता चल जाए कि ठीक है आप वहां करते रहो, आपको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जो रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, वो कहां से पूरी होंगी? वो तो राजपाट से पूरी होगी। और उनको उदाहरण देके समझाओ, नौकरी है, स्कूल है, सड़क है, पानी है, खाद है, बिजली है, कहां से मिलती है? जब आप ये बात बताएंगे गांव के किसान को, मजदूर को, तब उसके पास सही बात जाएगी, तब वो सही फैसला करेगा। आज शेड्यूल कास्ट का आदमी जो भी एसटी का वोटर है, वो ये जानने में सक्षम हुआ है कि पावर कहाँ है, ताकत कहाँ है, उसकी दिक्कत और परेशानी कहाँ से दूर होनी। तो कुछ भी करता है, शराब ले पी लेता है, पैसे भी ले लेता है, लेकिन जहाँ उसे जाना है वो वहीं जाता है। जब तक आप इतनी जागरूकता नहीं फैलाएंगे, तब तक हम कभी जागरूक नहीं हो पाएंगे, आपके समाज का हम उद्धार कर पाएंगे। इसलिए जो आपका जो गहरे में छिपा हुआ अशोक महान के कल्याणकारी नीतियां के बारे में बताना है, जो आपका अशोक स्तंभ लगाने का उद्देश्य है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में जो आप चर्चा करना चाहते हैं, जो संविधान के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आज समय तो ये है संविधान को बचाने का। संविधान को बचाने की चर्चा करिए, और संविधान कैसे बचेगा इसकी चर्चा करिए, और संविधान को क्यों बचाना है इसकी चर्चा करिए। और ये सारी चीजों पर जब आप चर्चा करेंगे तो एक ही जगह जाके रुकेगी, संसद भवन पर, और कहीं दूसरा रास्ता है नहीं। और अगर दूसरा रास्ता हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसको मानूंगा। वीडियो मैंने कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखी, नहीं, वीडियो बंद कर देंगे। हो सकता है मैंने कुछ गलत कह दिया हो। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं आप जिसका छोटा हूँ छोटा समझिएगा, जिसका बड़ा हूँ उससे बड़ा समझ के मुझे माफ करिएगा। लेकिन जो मेरी समझ में आया, जो मुझे सही लगा, वो मैंने बिना संकोच किए आप लोगों के बीच में कहा। मैं ये जरूरी समझता हूँ कि मैं आपके बीच में आज आया हूँ। जिंदगी में कब मिलने का मौका मिलेगा, कब आऊँगा आपके बीच में, कब कह पाऊँगा या नहीं कह पाऊँगा। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी ये आदत है कि मैं ये सोच करके कि जिंदगी में कब मुलाकात होगी, मैं अपनी बातें पूरी कहने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।